हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी का वेलकम है इस लाइव क्लास में। नमस्कार सर। नमस्कार सर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी का वेलकम है इस लाइव क्लास में। नमस्कार सर। चलिए जी, तो हम आज इससे अगला यूनिट शुरू करते हैं। तो रिटेल बैंकिंग के टॉपिक वन बाय वन ले रहे हैं। 7 नंबर यूनिट क्यों नहीं ले रहे हैं? कोई आप में से कोई आंसर कर पाएगा? क्योंकि 7 नंबर हमने जो है कवर करा दिया है, ठीक है। इसलिए हम इसमें यहाँ नहीं ले रहे हैं। और जितना वहाँ कवर कराया था ऑलमोस्ट वही जो है इसमें कवर किया, इसलिए आज जो है, अब जो है तो हम लोग 7 नंबर कब नोट करवाया सर? 7 नंबर जो क्रेडिट कंपनी वाला है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी वाला है, अभी दो हो तीन गया दिन सर, हो पहले ही हुआ गया। था। वही चीज़ है, कुछ नया नहीं है। टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है उसमें। पूरा हो हम गया जो, सर। हाँ, पूरा हो गया था वो, ठीक है। जबकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी का एक चैप्टर कराया था, जो कि इंडियन इकोनॉमी में चैप्टर था, उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, तो अब बात आती है कि जब हमने देखा कि रिटेल प्रोडक्ट या तो लाइबिलिटी के हैं, या किसके हैं, एसेट के हैं, और या कोई मिसलिनियस सर्विसेज है। तो रिटेल कस्टमर्स के लिए तीन तरह की चीजें हैं। या तो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को हम लोग कौन सा प्रोडक्ट बोलते हैं? डिपॉजिट। और एसेट को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली लोन प्रोडक्ट। तो लोन। आज इस चैप्टर में, यूनिट 8 में, जो भी हमारे रिटेल लाइबिलिटी के प्रोडक्ट हैं उनके बारे में होगा। यकीन मानिए कि इसमें से 90% आपको पता है, लेकिन एक बहुत सरसरी नज़र से हम इसको, चैप्टर को फ्लिप करेंगे, ठीक है। कोई ऐसी चीज जहां पर कुछ रिटेल बैंकिंग का स्पेशल होगा तो वो देख लेंगे, अदरवाइज जो है हम इसको बात करेंगे आगे, ठीक है। चलो, क्योंकि इसमें से कई सारी चीजें हम लोगों ने पीपीबी में किसी ना किसी चैप्टर में किसी ना किसी बहाने से पढ़ ली, ठीक है। केवल हम वो बातें करेंगे जो थोड़ा सा इस चैप्टर को रिटेल से लिंक करती है, ठीक है। पहला पॉइंट आया यहाँ पे, मोबिलाइजेशन ऑफ डिपॉजिट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटरमीडिएशन। तो हम लोगों ने फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ा था कि जब हमारे पास डिपॉजिट होगा, वो डिपॉजिट जो है कहाँ जाएगा? वो डिपॉजिट जाएगा हमारा इंटरमीडियरी के थ्रू। कहाँ जाएगा? डिमांडिंग यानी इन्वेस्टर के पास जाएगा। तो हमारे पास जो बैंक में आ रहा है वो कौन आ रहा है? डिपॉजिटर आ रहा है, जिसको हम सेवर भी बोलते हैं। यानी सेविंग जिसने करी है वो हमारे पास आता है, तो उसका हम इंटरमीडिएशन करते हैं, यानी उस पैसे को कहीं और तक पहुंचाने का काम हम लोग करते हैं। तो इसीलिए रिटेल के लाइबिलिटी प्रोडक्ट को पहले जो है यहाँ पर चर्चा की गई है, ठीक है। मेन प्रोडक्ट आपको पता है, डिमांड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। हेलो। यस सर। हेलो। तो डिमांड डिपॉजिट की बात आती है, क्या कैसे डिमांड में होता है? तो उसने कहा, परमिटेड टू एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट विच कैन बी विड्रॉन बाय द कस्टमर एट एनी टाइम ऑन डिमांड। यानी जो, जब भी वो डिमांड करे तो उस समय हमें पैसा दे देना है, उन्हीं को हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। सेविंग बैंक, करंट अकाउंट इसके एग्जाम्पल हैं। और पैसा निकालने के लिए हम चाहे बैंक में डायरेक्ट चेक से करें, चाहे हम, चाहे इवन द राइटिंग ए लेटर टू द बैंक से भी पैसा निकलता है। लेटर लिख के भी बैंक से पैसा ट्रांसफर हो जाता है। और कभी कभी हम क्या है, एटीएम के थ्रू और इन सब के थ्रू हम अपना पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। जो टाइम डिपॉजिट है, दो कितने हैं? सेविंग में, क्या करंट अकाउंट में। करंट डिपॉजिट अकाउंट की ये जो है, एक क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन रखा हुआ होगा, क्योंकि करंट अकाउंट से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस बदली गई हैं पिछले कुछ सालों में। इसकी थोड़ी सी चर्चा हमने कल वाली क्लास में भी करी थी कि करंट अकाउंट जो है, जो करंट अकाउंट है, अगर आपने कहीं पे लोन ले रखा है तो दूसरे बैंक में अकाउंट खोलने की थोड़ी सी क्या है, रेस्ट्रिक्शंस आ गई हैं। क्योंकि कई बार कस्टमर लोन कहीं से लेता है और करंट अकाउंट कहीं पर खोल लेता है।
तो आमतौर पर अगर हम बात करें किसके द्वारा है करंट अकाउंट, बिजनेसमैन ज्यादा करते हैं करंट अकाउंट खोलते हैं, जिनका टर्नओवर जो होता है काफी ज्यादा होता है। ठीक है, इट इंक्लूड डिपॉजिट, विड्रॉल एंड कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन, कई तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर कि जो करंट अकाउंट है, तो पहली बात तो इसमें कि कभी भी वो निकाल सकता है विदाउट नोटिस, एक तो ये बात हो गई यहाँ पे, और एनी नंबर ऑफ टाइम निकाल सकता है, ये खास बात है करंट अकाउंट की। ठीक है, और चेक्स जो मैं इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं नॉर्मल की तरह। अब यहाँ आती है करंट अकाउंट के मेन फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, नॉन इंटरेस्ट बियरिंग होता है, लेकिन जब भी कोई करंट अकाउंट होल्डर डिसीज हो जाता है तो ऐसे केस में करंट अकाउंट में भी क्या मिलता है, उसकी डेथ के बाद से क्या मिलता है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मिलता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, और हायर मिनिमम बैलेंस की जरूरत होती है इसमें आमतौर पर। ठीक है, और इंटरेस्ट जो होता है क्या, शॉर्ट टर्म फंड ओवरड्राफ्ट अगर आप लोगे तो इसमें पैसा आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा यहाँ पर। नो फिक्स पीरियड टू होल्ड करंट अकाउंट, कभी भी जमा करो निकालो, केवाईसी नॉर्मली तौर पर होती है। मेन ऑब्जेक्टिव करंट अकाउंट का क्या है, टू एनेबल द बिजनेसमैन टू कंडक्ट देयर बिजनेस ट्रांजेक्शन स्मूथली, करने का होता है। ठीक है, एडवांटेज की बात करेंगे तो एडवांटेज की बात करते हैं, ये ट्रेडिंग और बिजनेस पर्पज के लिए आमतौर पर अकाउंट खोला जाता है। और ये प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी, ट्रस्ट, एसोसिएशन, ये सब लोग जो है जिनके लार्ज नंबर ऑफ डेली ट्रांजेक्शन होते हैं, ये लोग एक अकाउंट खोलना प्रेफर करते हैं। और इससे बिजनेसमैन जो है अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन को प्रॉपरली और प्रॉम्प्टली कर पाते हैं। बिजनेसमैन ड्रॉ कर सकते हैं अपने अकाउंट से विदाउट एनी लिमिट, और जो अगर ज़्यादा पैसा निकालेंगे तो उनको एक जो बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स है वो देना पड़ेगा। ठीक है, एज स्टुपुलेटेड बाय द इंडिविजुअल बैंक, जो भी उन्होंने टैक्स ज़्यादा विड्रॉल पे पैसा लगाया होता है तो वो आपको देना पड़ता है। ठीक है, नॉर्मल बात है। मैं केवल उन बातों पे इंडिकेट करूंगा जो थोड़ी सी बातें आपके लिए, क्योंकि आप सब बैंकर हो, ठीक है, जो थोड़ी सी बातें ऐसी होंगी जहां पर मेरे को कुछ कहना ज़रूरी होगा। कुछ और एडवांटेज की बात करें तो ये क्या करता है, कहीं से भी आप पैसा जमा निकाल लें, मल्टी लोकेशन फंड ट्रांसफर है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, पीरियडिकल, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, ईमेल और डाउनलोड सब कर सकते हैं, बहुत कॉमन बातें हैं। एडवांटेज क्या है करंट डिपॉजिट की, तो बैंकों के लिए, अब यहाँ पे क्या है, ये किसके लिए बेनिफिट बता रहा, बैंकों को क्या बेनिफिट, तो बैंकों को बेनिफिट क्या है कि ये लो कॉस्ट डिपॉजिट है या जीरो कॉस्ट डिपॉजिट है। ठीक है, तो कासा एक वर्ड है, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट का कासा डिपॉजिट बोलते हैं। तो कासा डिपॉजिट की बात जब आती है तो कासा डिपॉजिट क्या होता है, वेरी लो, जबकि करंट अकाउंट में तो बिल्कुल भी देना ही नहीं पड़ता है इंटरेस्ट। ठीक है, इससे क्या होता है, ये हमारे एनआईएम का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और प्रॉफिटेबिलिटी का भी फैक्टर होता है। हमने एक कल फॉर्मूला देखा था एनआईआई का, जल्दी से बता दो क्या फॉर्मूला देखा था एनआईआई का। यूट्यूब में जितने भी लोग देख रहे हैं सभी का वेलकम है, बताइए। एनआईआई का फॉर्मूला देखा था कल। टोटल कैपिटल अपन मार्जिन, सॉरी। इंटरेस्ट का आना और जाने का डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, एनआईआई बोलते हैं। क्या, इंटरेस्ट की कमाई, इंटरेस्ट का खर्चा को एनआईआई बोलते हैं। और एनआईएम क्या होता है, इसी एनआईआई को अगर हम किससे डिवाइड करते हैं, भूल गए सब है, ऐसे ही करोगे एग्जाम में, एवरेज एसेट से डिवाइड करते हैं तो क्या बोलता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो ये कहता है कि कासा एक ऐसा डिपॉजिट है जो हमारे एनआईएम को बढ़ाने में काफी मदद करता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट हमने जब केवाईसी का चैप्टर पीपीपी में पढ़ा था वहां पढ़ा था। तो इंडिविजुअल की बात करें तो ओवीडी के साथ आपका जो भी आपकी आइडेंटिटी एड्रेस है बिजनेस का वो भी, इंडिविजुअल का वो भी, और अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो बिजनेस का एड्रेस मांग लिया जाएगा, और बिजनेस का रजिस्ट्रेशन मांगा जा सकता है। अगर जरूरी हुआ तो कोई लाइसेंस सर्टिफिकेट चाहिए हो तो म्यूनसिपल अथॉरिटी वो चाहिए होता है, टीएसटी, जीएसटी और वैट वैट जो भी सेल्स ट्रांजेक्शन इनके संबंधित कोई भी रिटर्न्स वगैरह होती हैं तो वो भी कभी कभी हेल्प करती हैं इसमें। ठीक है, और प्रोप्राइटरी कंसर्न में जो होता है बाय एनी प्रोफेशनल बॉडी इनकॉर्पोरेटेड अंडर अ स्टैट्यूट,
तो लाइसेंस सर्टिफिकेट ऑफ ए प्रैक्टिस इशूड बाय द, तो कई बार क्या होता है जैसे मेडिकल स्टोर है तो प्रोप्राइटर कैसे जिसके नाम लाइसेंस है उसके नाम देखा जाता है, ठीक है। इनकम टैक्स की कभी कभी क्या होता है कंप्लीट इनकम टैक्स रिटर्न। अब देखो इसमें एक फर्क समझिए, एक होता है जो आप रिटर्न का एक पेज देते हैं उसे हम रिटर्न ना बोल के क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न का क्या बोलते हैं, एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। जो कंप्लीट रिटर्न होती है वो 3-4 पेजेस की होती है, उसमें सब कुछ लिखा होता है, बिजनेस कहाँ से ला रहे, पैसा कहाँ से ला रहे, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होगा, वही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर रजिस्टर्ड है तो पार्टनरशिप डीड चाहिए, ओवीडी चाहिए, पैन नंबर चाहिए पार्टनरशिप फर्म का, और जितने भी लोग हैं पार्टनर उन सबका केवाईसी भी यहाँ पर चाहिए। एचयूएफ का भी करंट अकाउंट खुल सकता है, तो यहाँ पे जॉइंट हिंदू फैमिली का एक लेटर होता है, हम लोग साइन करवाते हैं उसको, ठीक है। ओवीडी चाहिए केवाईसी के अनुसार, और पैन नंबर ऑफ द एचयूएफ भी चाहिए। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म जो कि सन 2008 का जो एक्ट आया उससे होती है, उसमें भी अच्छा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में जरूरी है कि उसका क्या चाहिए हमें, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि ये फर्म बिना आरओसी में रजिस्टर्ड किए नहीं बन सकती है, और इसी फर्म का एक रिजोल्यूशन होता है जिसमें वो बोलते हैं कि ये अपना बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं। पैन कार्ड चाहिए यहाँ पर, ओवीडी चाहिए, जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर है उनका। लिमिटेड कंपनी की बात आती है तो वही अगेन फिर बात आती है कि उसका इनकॉर्पोरेशन का जो रजिस्ट्रेशन चाहिए, और ये दो डॉक्यूमेंट है। आपके आने वाले एग्जाम में हो सकता है कि एक क्वेश्चन इससे भी पूछा जाए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। रिजोल्यूशन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पावर ऑफ अटॉर्नी, अगर कई बार क्या होता है कोई और आदमी कंपनी के बिहाफ में जब ट्रांजेक्शन करता है तो ये दो कागज चाहिए। ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ मैनेजर्स, ऑफिसर्स ऑफ द एम्प्लॉय होल्डिंग एंड अटॉर्नी ऑफ द, ठीक है। पैन कार्ड चाहिए, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की हो तो वहाँ पे उनका जो है रजिस्ट्रेशन चाहिए, कहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, उनके बायलॉज की कॉपी चाहिए, और उनको कौन मैनेज करेगी उस कमेटी का रिजोल्यूशन होगा कि भैया हमारा एक अकाउंट खोल दो। मेंबर्स जो होंगे मैनेजिंग कमेटी के उनके क्या चाहिए आपको, लिस्ट चाहिए, और कॉपी ऑफ द रिजोल्यूशन चाहिए कि भैया उनको कमेटी में चुना गया है, ठीक है। अगर हम पब्लिक ट्रस्ट चैरिटेबल या पब्लिक ट्रस्ट का अकाउंट खोलते हैं तो वहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन, ट्रस्ट डीड और ओवीडी चाहिए। ट्रांसजेंडर पर्सन, देखो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें क्या है, बैंक शुड देयरफॉर इंक्लूड द थर्ड जेंडर, एक मीनू जो होता है आपका वहाँ पे मेल फीमेल के बाद थर्ड अदर जेंडर या थर्ड जेंडर करके वो करके वहाँ पे मीनू उनको बना। और जो करंट अकाउंट है ऑल्सो टू बी ओवर द फॉलोइंग सब्जेक्ट टू कंप्लीशन ऑफ द नेशन, तो इसने कहा कि जितने सब लोग हैं, ऑल शेड्यूल्ड बैंक, ऑल अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, लैंड मॉर्गेज बैंक, ठीक है। देखा अपार्ट फ्रॉम द अबव बिजनेस एंटिटी, इन लोगों का भी क्या करंट अकाउंट खोला जा सकता है। बिजनेस एंटिटी का तो खोला जा रहा है, इन सब का भी क्या करंट अकाउंट खोला जा सकता है, ठीक है। इसका तो इंडिविजुअल ओपनिंग खुलेगा ना? है, ट्रांसजेंडर का तो इंडिविजुअल खुलेगा। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट। तो ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट में जो है क्या खास बातें हैं यहाँ पर, एज पर आरबीआई जो 2021 का अकाउंट है। अब देखो ये वो बात आ गई जिससे मैं था कि एक क्वेश्चन आपका पक्का है, सब लोग अटेंटिव हो जाएं कि एक केस स्टडी या एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। क्या बन सकता है, उन्होंने कहा मे ओपन करंट अकाउंट फॉर बोरोवर्स हु हैव अवेल्ड क्रेडिट फैसिलिटीज इन द फॉर्म ऑफ सीसी ओवरड्राफ्ट, कहाँ से, किसी भी बैंक से अगर उन्होंने ये फैसिलिटी ले रही है तो ले रखी है तो उनके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन 2021 में क्या आई, वो कहता है वेयर एक्सपोजर, जहां पर कितने का लोन ले रखा उन्होंने, दो कैटेगरी करी है। 5 करोड़ से कम का एक्सपोजर का मतलब उन्होंने लोन ले रखा है इतने का, ठीक है। इनके लिए कोई भी क्या नहीं है, टैक्सेशन नहीं है, जिसको आप आम तौर पर मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जब ये रूल सुना होगा तो कई सारे कस्टमर को इसलिए भगा दिया होगा कि नहीं भाई तुम्हारा लोन चल रहा है हम नहीं खोलेंगे, पहले वहां से ये लाओ एनओसी लाओ वगैरह वगैरह। जबकि इसने क्या बोला हुआ है, 5 करोड़ से कम वाले के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। समझ में आई बात। तो
बट सब्जेक्ट टू ऑब्टेनिंग एन अंडरटेकिंग फ्रॉम सच बोरोवर, केवल क्या करेंगे, एक अंडरटेकिंग दे देंगे, ठीक है। एंड व्हेन द क्रेडिट फैसिलिटी अवेल बाय देम फॉर बैंक सिस्टम रीचेस 5 करोड़ और मोर, तो क्या देंगे हम, वो कहता है कि जिस दिन मेरी टर्नओवर जो होगी बैंकिंग सिस्टम से, जो फैसिलिटी अवेल्ड 5 करोड़ हो जाएगी, उस दिन मैं क्या करूंगा, अपने उस बैंक को भी क्या करूंगा, इन्फॉर्म करूंगा। तो उन्होंने कहा दैट दे शैल इन्फॉर्म द बैंक, ठीक है। अगली बात आती है, इन रेस्पेक्ट ऑफ द बोरोवर वेयर एक्सपोजर इस क्या है, 5 करोड़ और मोर का है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, विद एनी वन ऑफ द बैंक्स with which has CCOD facility provided the bank has at least 10% of the exposure of the borrower। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सच borrower कैन मेंटेन करंट अकाउंट विद एनी वन ऑफ द, अगर मान लिया उसने 3 बैंकों से फैसिलिटी ले रखी है, तो जिस बैंक में भी क्या बोला, विद कैन मेंटेन करंट अकाउंट विद एनी वन ऑफ द बैंक विच it had CCOD facility provided the bank has at least 10% exposure of the banking system to the borrower। यानी उसने टोटल जितनी लिमिट ले रखी है उसमें से 10% के आसपास की लिमिट जिस भी बैंक ने खोली हुई है, उस बैंक में वो क्या कर सकता है, अपने करंट अकाउंट, मान लिया उसने 3 बैंकों में, किसी में 20% बिजनेस है, किसी में 30% है, किसी में 40% है, तो तीनों बैंकों में वो करंट अकाउंट खोल सकता है। 10% से ज्यादा कम का अगर कहीं है तो वहां पर उसे करंट अकाउंट नहीं खोलने दिया जाएगा, ठीक है। फर्दर अदर लैंडिंग बैंक में ओपन ओनली कलेक्शन अकाउंट, तो वो तो क्या कि जिसमें 10% का स्टेक है वो तो उसका करंट अकाउंट खोलेंगे, दूसरे वाले जो भी करंट अकाउंट खोलेंगे वो करंट अकाउंट का नेचर क्या होगा, ओनली कैसा अकाउंट खोलेंगे वो, आप लोग बोलिए, आवाज निकालिए कुछ। कलेक्शन अकाउंट सर। कलेक्शन अकाउंट यानी कि जहां से उसका कोई किसी तरह का सेल्स का प्रोसीड्स आता है, या उसके पास जो भी चेक आते हैं तो चेक लगा ले वहां पर वो, ठीक है। टू द कंडीशन दैट फंड्स कलेक्शन अकाउंट डिपॉजिटेड मीन इन, सिर्फ क्रेडिट सर। है, कलेक्शन अकाउंट मीन्स ओनली क्रेडिट, राइट ना सर? नहीं डेबिट तो होगा डेबिट भी होगा, लेकिन वो निगरानी में रहेगा। यानी वो जितना पैसा आएगा, वो पैसा आएगा और वो उठ करके उसके उन अकाउंटों में जाएगा जहां उसकी लिमिट्स चल रही, यानी नॉर्मल पेमेंट यहां से नहीं करेगा। ट्रांसफर तो होगा पैसा, वहां जैसे ही पैसा आएगा तो पैसा वो प्राइवेट ट्रांसफर ना होकर के कहाँ जाएगा, ये लिखा हुआ देखो, will be remitted to within 2 working days of receiving such fund to the CCOD account maintained above mentioned maintaining current account। यानी ये 2 दिनों के अंदर उसको ये पैसा कहाँ ले जाना पड़ेगा, जहां पे उसने क्या मेंटेन किया हुआ है, जीसी या ओडी अकाउंट। सीसीओडी अकाउंट जहां मेंटेन किया हुआ है, यहाँ क्या हुआ, इन केस ऑफ नन ऑफ द लेंडर, अगर मान लिया किसी का भी 10% का एक्सपोजर नहीं है, सब में थोड़ा थोड़ा है, तो जिसमें हाईएस्ट होगा वहां कर लेगा। कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि मान लिया किसी ने 10 करोड़ की लिमिट ले रखी है, 10 करोड़ की लिमिट ले रखी है। अब 10 करोड़ की लिमिट में 1 करोड़ की एक से ले रखी है, 2 करोड़ की दूसरे से ले रखी है, 2 करोड़ की तीसरे से ले रखी है, 3 करोड़ की चौथे से ले रखी है, और ऐसे ही 50 लाख की किसी और से ले रखी है। तो उसकी लिमिटें अलग अलग हो सकती हैं, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी जहां यूनिट होती है उसके हिसाब से वो लोन ले सकता है कई जगह से, ठीक है। ऐसी कंडीशन में वो कलेक्शन अकाउंट कहीं पर भी खोलता है, खोलने दिया जाएगा, लेकिन उसका पैसा किसी ना किसी ऐसे अकाउंट में ट्रांसफर होगा जहां पे 10% का एक्सपोजर है। तो 10 करोड़ के हिसाब से 10% का एक्सपोजर यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ नहीं है 50 लाख वाले में, तो इस वाले में उसका पेमेंट नहीं आएगा, ठीक है। ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन में कभी कभी केस स्टडी, ये पीपीबी से रिलेटेड भी क्वेश्चन है कि कैसे करंट अकाउंट का जो है ट्रांजिशन होगा। जॉइंट अकाउंट में खासकर से प्रॉब्लम आती है, तो इसने बोला हुआ या तो आइदर सर्वाइवर होगा, एनीवर सर्वाइवर। देखो जब 2 कस्टमर होते हैं, 2 जॉइंट होल्डर होते हैं, तो ये लगता है लिखा जाता है,
जब 2 से ज्यादा अकाउंट होल्डर होते हैं उस कंडीशन में ये लिखा जाता है, ठीक है। फॉर्मर और सर्वाइवर में भी पहला वाले का नाम काफी इंपॉर्टेंट होता है, और जो बी सी डी जितने होते हैं वो सब लोग इसकी डेथ के बाद ही सीन में आते हैं, ठीक है। और अब मान लिया 3-4 लोग हैं, NE2, NE3 ऐसा कुछ भी लिखा जा सकता है वहाँ पे, ठीक है। और जो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन होंगी शुरू में सबसे ऑथेंटिकेट कराई जाएगी, ठीक है। प्रोप्राइटरशिप की बात आती है तो प्रोप्राइटरशिप में जब भी वो पेमेंट लेगा तो कैसे लेगा, अकाउंट विल बी ऑपरेटेड अपॉन बाई जो उसका सोल प्रोप्राइटर है वही उसका अकाउंट होल्डिंग, ऐसा नहीं कि वो किसी को कर, उन्होंने कहा द सोल प्रोप्राइटर इन द नेम ऑफ द फर्म और ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म क्या होगा, ये करेगा, क्या बोला हुआ, अकाउंट विल बी ऑपरेटेड अपॉन बाई श्री सो एंड सो एज द सोल प्रोप्राइटर इन द नेम ऑफ द फर्म ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, ठीक है। चेक्स टू बी साइन इन द नेम एंड स्टाइल, और वहां पे क्या लिखा जाएगा, जो नीचे मोहर लगाई जाती है क्या है, फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ फर्म का नाम, ठीक है। और अगर वो खुद प्रोप्राइटर साइन कर रहा है तो कौन है, सिग्नेचर सोल प्रोप्राइटर नाम होता है, ठीक है। अगर कोई किसी को अथॉरिटी देता है तो वो अथॉरिटी वाला आएगा यहाँ पे, और अगर खुद करता है तो ये आएगा। पार्टनरशिप फर्म की बात आई तो इसमें भी वही सेम वो है कि बाई एनी वन ऑफ पार्टनर सिंगली और NE2 पार्टनर, वो जो भी इंस्ट्रक्शन होगी उस पर लिखा जाएगा। पार्टनर होंगे तो ऐसे साइन करेगा, पार्टनर के अलावा कोई और साइन कर रहा है तो वो ये करेगा, ठीक है। लिमिटेड कंपनी में भी ऐसा ही है, बस इसमें क्या है, नीचे सिग्नेचर की जगह पार्टनर की जगह क्या लिखा जाता है, डायरेक्टर, और या वो अपने GM DGM को अकाउंट ऑपरेट करा रहा तो ये लिखा जाता है, ठीक है। मॉनिटरिंग ऑफ न्यूली ओपन अकाउंट, नए अकाउंट ओपन की जो है करंट अकाउंट में ऑपरेटिंग मतलब प्रिकॉशन होती है कि ध्यान रखना पड़ता है इन अकाउंटों को, ठीक है। In case of third party credit is allowed to a newly account is genuinely for the transaction to be verified with the bank. तो अगर किसी भी नए अकाउंट में in case of third party credit is allowed in newly opened account, the genuinity of the transaction to be verified from the bank side. किसी के तीसरे आदमी ने पैसा जमा किया, मान लिया उसे, तीसरा आदमी अगर पैसा जमा कर रहा है तो देखते ही क्यों जमा कर रहा है, पता लगा कि किसी ने 5 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में जमा करा दिए, कल को चक्कर लगा रहा है इनकम टैक्स वालों के, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब एक पूछते हैं भाई, या तो कस्टमर खुद खड़ा हो और दूसरा खड़ा ला रहा है पैसे तो पूछते हैं भाई कि क्या जमा कर रहे हो उसमें, ठीक है। और एक्सेप्शनल केस को छोड़ते हुए जो पैसा जमा होगा, चेक, डिविडेंड, इंटरेस्ट, रिफंड ऑर्डर, वो किसमें, क्रॉस अकाउंट पे चेक्स शुड इनवेरिएबली बी क्रेडिटेड टू द पे अकाउंट ओनली। अगर चेक ये सब चीज क्रॉस आते हैं तो सारा पेमेंट जो होगा क्या उसके अकाउंट में ही पेमेंट होगा, उसका कैश पेमेंट नहीं होगा, ठीक है। लेटर ऑफ थैंक्स भेजना है कस्टमर को। और स्टार्टिंग की बात करें, फॉर द फर्स्ट 6 मंथ कीप ए क्लोज वॉच, शुरू में करंट अकाउंट में क्योंकि फ्रॉड भी काफी होते हैं ये ध्यान रखना है, ठीक है। और कंसर्न बैंक ऑफिशियल लाइकली टू बी, अगर मान लिया कुछ गड़बड़ होती है इस अकाउंट में तो इसका बहुत ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। अदर ऑपरेशनल इश्यू ऑफ करंट अकाउंट, अदर ऑपरेशनल इश्यू ऑफ द करंट, और क्या क्या देखना है, एवरी करंट अकाउंट होल्डर शुड बी सप्लाइड विद द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एवरी मंथ विदाउट चार्ज। तो यहाँ पर ये सब कुछ देना है, ईमेल वगैरह से दे देनी है, और कई बार क्या है कि बाई पोस्ट भी लेटर भेज के उसको देना है, ठीक है। डुप्लीकेट स्टेटमेंट जो है उसके रिक्वेस्ट पर देना है, और क्या हो सकता है उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, उससे पैसा सर्विस चार्ज ले सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ अकाउंट, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बड़े डिस्प्यूट आते हैं, इसमें बड़े डिस्प्यूट आते हैं। तो एक दामोदरम कमेटी है कस्टमर सर्विस की, IBA की, उन्होंने डायरेक्शन दी है कि क्या बोला हुआ है कि अकाउंट की पोर्टेबिलिटी के बारे में, कि भैया कहीं से कहीं ट्रांसफर होने के बाद कस्टमर इज अलाउड टू मेंटेन सेम अकाउंट नंबर इन द बैंक इवन व्हेन सी इज मूव्स टू द अनदर सिटी और शिफ्ट। तो आजकल CBS में क्या ये फैसिलिटी अवेलेबल है सर। अवेलेबल, ठीक है। वेयर द अकाउंट होल्डर होल्डर, क्योंकि उसके चेक वगैरह वो कंटिन्यू चलते रहे, उन्हें कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। द अकाउंट होल्डर अप्रोच द ब्रांच द अकाउंट टू अदर ब्रांच, द ब्रांच शुड ऑब्टेन ए लेटर ऑफ एड्रेस
to the transfer branch to indicating therein his desire to have an account on, तो कि भैया वो बता रहा है कि कस्टमर हमारा अकाउंट, अपना अकाउंट आपके वहाँ लाना चाहता है, एक लेटर भेज देंगे. लेटर शुड बी ड्यूली साइन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अकाउंट एज पर द स्पेसिमेन एंड, यानी कि जिसने, जो अकाउंट खोलते समय जो बंदे थे या अकाउंट को ऑपरेट करने वाले लोग हैं, उसी से रिक्वेस्ट होना चाहिए. हैंडेड ओवर टू द ट्रांसफरी ब्रांच. इन केस ऑफ अकाउंट कंपनी, बोर्ड रिजोल्यूशन इज ऑल्सो. अगर वो कंपनी का अकाउंट है तो बोर्ड का एक रिजोल्यूशन आना पड़ेगा कि भैया अब ये अकाउंट दिल्ली की जगह बॉम्बे ब्रांच से चलेगा. ठीक है. इनऑपरेटिव बैंक बैंक की अकाउंट की बात करते हैं तो कंटिन्यूसली 2 ईयर तक अगर उसमें क्या ना हुआ हो, ऑपरेशन ना हुआ हो, तो हम उसे कौन सा बोल देते हैं, इनऑपरेटिव बैंक अकाउंट बोल देते हैं. ठीक है. और इसके लिए क्या है, बैंक रिकवर कर लेता है कोई ना कोई चार्जेस इनऑपरेटिव अकाउंट में कर सकता है. और अपने प्रॉफिट लॉस द अकाउंट कैन बी मेड ऑपरेटिव आफ्टर द बैंक इशू. तो ठीक है. क्लोजर ऑफ करंट अकाउंट की बात आती है यहाँ पे. ठीक है. इफ कस्टमर विशेस टू क्लोज हिज अकाउंट ड्यू टू जेन्युइन डिफिकल्टीज और कांस्टेंट, तो क्या करेंगे आप, उसका अकाउंट क्लोज. इन केस ऑफ द अकाउंट कंपनी बोर्ड रिजोल्यूशन ऑल्सो, तो अगर कंपनी का अकाउंट होगा तो अकाउंट बंद करने के लिए क्या चाहिए, बोर्ड रिजोल्यूशन चाहिए. खोलने के लिए भी चाहिए, बंद करने के लिए चाहिए, ट्रांसफर करने के लिए भी चाहिए. ठीक है. बिफोर क्लोजिंग द अकाउंट जो भी चेक पेंडिंग है सब उसे ले लेते हैं, और जो भी गारंटी एलसी लॉकर वगैरह थी सारे सेटलमेंट पूरे कर लेने चाहिए. चार्जेस फॉर प्रीमेच्योर क्लोजर अकाउंट जो भी है बैंक अपनी गाइडलाइंस के हिसाब से उनसे वसूल कर सकता है. अगला अकाउंट आता है सेविंग बैंक अकाउंट. और सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में क्या करेंगे आपसे हैं? चलो देखते हैं, अगर कोई इंपॉर्टेंट बात आती है तो उसको हम, ये इनेबल डिजिटल ट्रांजेक्शन 27/7. ये ट्रिपल ए का मतलब क्या होता है वो बताएगा? क्या कुछ ऐसा होगा, एनीवेयर एनी टाइम? एनी टाइम एनीवेयर. कुछ ऐसा लग रहा है लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ. किसी को पता है तो बताइए. चलो, यूट्यूब में किसी को पता है तो आप टाइप कर दीजिए, यूट्यूब वाले. चलो एनी, ठीक है. और यहाँ पर कासा की तरह लिया था, लो कॉस्ट डिपॉजिट होता है हमारा, लो कॉस्ट डिपॉजिट होता है. ठीक है. सेम बैंक अकाउंट कौन खोल सकता है, आपको सब पता है कौन खोल सकते हैं, ये हमने प्रॉपर कवर किया हुआ है. ये जो फॉर्म 60 और 61 है, अब केवल कौन सा रह गया, फॉर्म 60 रह गया. ठीक है. माइनर के अकाउंट खोले जा सकते हैं कब, अगर वो 10 से ऊपर का है तो भी खोला जा सकता है, और वो यूनिफॉर्म सिग्नेचर कर सकता हो. ठीक है. और किसी केस में अगर कोर्ट गार्जियन अपॉइंट करती है तो माइनर की एज क्या हो, मेजर माइनर की एज मेजोरिटी कितने पर होती है? 21. है कितनी होती है? पहले तो 21 था सर, लेकिन इसमें हाँ, करेक्शन. अब सबके लिए 18 कर दिया गया. अब सबके लिए क्या कर दिया गया, 18 कर दिया. पहले था ये यहाँ पे, लेकिन अब चाहे नॉर्मल कोर्स में मेजर हो रहा हो, चाहे कोर्ट अपॉइंटेड गार्जियन हो, तब भी दोनों में अब क्या मान लिया गया, 18 मान लिया गया है. ठीक है. ये ओपन प्रोवाइडेड द माइनर एज इज 10 ईयर एज अबव, तो कुछ टर्म्स में हम उसका अकाउंट खोल सकते हैं. किसका, 10 साल वाले का सेविंग बैंक हम खोल सकते हैं. माइनर का करंट अकाउंट नहीं खुलता. ठीक है. चलो, माइनर शुड बी एबल टू, वो अपना लिखना पढ़ना या अपने सिग्नेचर को प्रॉपर करना जानता हो. ठीक है. किसकी ओपिनियन में, ब्रांड की, जॉइंट मिनिस्टर अगर ये कुछ लिख के देते हैं कि हाँ भाई ये रीड और राइट कर सकता है, तो उसका हम अकाउंट खोल देते हैं. ठीक है. द अकाउंट ओपनिंग फ्रॉम फॉर्म शुड बी साइंड बाय द माइनर इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑफिशियल ऑफ द बैंक हु शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द माइनर. ठीक है. मतलब क्या करना है कि माइनर को आइडेंटिफाई करने वाले के सामने वो अकाउंट खोला जाता है. ठीक है.
केवल मैं कोई ऐसे पॉइंटों पे बात करना चाहूंगा जो रिकॉल कराना जरूरी है। देखो ये वाला बोला, मैक्सिमम बैलेंस ऑफ क्रेडिट सच अकाउंट शुड नॉट एक्सीड कितना, 1 लाख वाला। ठीक है, तो ये कौन से अकाउंट की बात कर रहे हैं, जो हमारे माइनर 10 से 18 साल वाले। ठीक है, इन स्पेशल केस इफ एनी मे बी रेफर टू द कंट्रोलिंग अथॉरिटी विद रिकमेंडेशन कंसेशन द अकाउंट ऑफ माइनर ऑफ 14 ईयर्स अमाउंट देयर इज नो लिमिट। देखो इसमें सुनो, 10 साल का अकाउंट खोल सकते हैं, 18 साल से पहले खोल सकते हैं, लेकिन अगर वो 14 साल के बाद वाला अकाउंट है तो उसके लिए बैलेंस वाली लिमिट क्या कर दी गई है, हटा दी गई। हटा दी गई है। ठीक है, 14 ईयर्स एंड अबव देयर इज नो लिमिट ऑफ मैक्सिमम बैलेंस। ठीक है, और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग हम उससे पैन GIR नंबर ले सकते हैं। माइनर के केस में किसका पैन किसका चल जाएगा, माइनर के केस में पैन नंबर किसका ले सकते हैं, गार्जियन का। गार्जियन का। उसका एक रीजन समझेंगे आप लोग कि जो माइनर की इनकम होती है ना, वो माइनर की इनकम किसकी इनकम में ऐड हो जाती है, गार्जियन की। गार्जियन की। तो जो बिजनेसमैन है वो, नहीं तो मान लिया किसी बिजनेसमैन के 4 बच्चे हैं, तो वो क्या करेगा, 4 फर्म बना देगा और 4 फर्म में हर फर्म का पैन कार्ड ले लेगा। ठीक है, और सबका टैक्स बचा लेगा। इसीलिए माइनर की इनकम को गार्जियन की इनकम में ऐड कर लिया जाता है। ठीक है, नहीं तो सब लोग ऐसा करने लग जाएंगे। ठीक, 10 साल से कम होगा तो उसको क्या है, ऑपरेटेड बाय द नेचुरल गार्जियन, फादर और मदर ही उसको क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, और उनके सेविंग बैंक में कोई भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं दी जाती है। अगर हम इलिटरेट की बात करें तो इलिटरेट का सेविंग में अकाउंट खुल सकता है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, केवल क्या रेस्ट्रिक्शंस है, इलिटरेट अकाउंट होल्डर को क्या नहीं दी जाती है, चेकबुक। चेक। चेकबुक नहीं दी जाती है। ठीक है, और इलिटरेट के मामले में एक उसके साइन को एक तरह से मतलब वेरीफाई कर लिया जाता है कि भैया इसने मेरे सामने ये जो अंगूठे हैं इसने लगाए हैं, और हमने इसको जो है सारी बातें इसकी भाषा में क्या कर दी हैं, समझा दी गई। समझा दी जाती है, समझा गई। ठीक है, अगर जो विड्रॉल आता है पैसा निकालने, तो उसको बैंक ऑफिसर के सामने उसके अंगूठे को क्या किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है। जॉइंट अकाउंट ऑफ इनलिटरेट कैन बी ओपन विद द लिटरेट क्लोज रिलेटिव ऑफ द फादर सन हस्बैंड मदर इनके साथ। ठीक है, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस रखनी पड़ती है। क्या प्रिकॉशंस रखनी पड़ती है, उन्होंने कहा कि जो भी फॉर्मेलिटीज है पूरी करनी है। द इम्प्लीकेशन ऑफ द ओपनिंग जॉइंट अकाउंट एंड मोड ऑफ ऑपरेशन विड्रॉल पेमेंट शुड बी एक्सप्लेन द, उसको पहले से बता देना कि भैया इनका नाम अगर जोड़ रहे हो तो कहीं ऐसा ना हो ये सारा पैसा उड़ा ले जाए या जो भी कुछ है। ठीक है, a note to this account should be made to the relative account opening from form sign। तो उसमें क्या है, ये उसमें मार्क कर देना है। photograph of all the joint account holders should be taken and all the procedures for obtaining such photographs should be followed। सेविंग बैंक अकाउंट ब्लाइंड पर्सन, इसमें से क्वेश्चन है, केस स्टडी बहुत आने की संभावना रहती है। ठीक है, उसको भी हम अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, कोई भी लीगल फाउंडेशन नहीं है कि हम उसका अकाउंट नहीं खोलेंगे। ठीक है, और दे में ऑल्सो डिस्प्यूट देयर सिग्नेचर ड्यू टू विच बैंक आर रिक्वायर्ड टू टेक एक्स्ट्रा। तो वो भी इस बात को कह सकते हैं साहब मैंने साइन नहीं करे, लेकिन आपको क्या रहना है, एक्स्ट्रा, आपको एक्स्ट्रा जो है प्रिकॉशन रखनी है। टू ओवरकम द प्रोबेबल प्रॉब्लम्स स्टेटेड अबव बोथ द सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन इवन फॉर लिटरेट इन केस ऑफ लिटरेचर थंब इम्प्रेशन ओनली। अब यहाँ पे देखो, यहाँ देखने जरा कि to overcome the problem stated above, both the signature and thumb impression, even for literate, in case of illiterate person only, must be obtained on account opening form in the मतलब थंब इम्प्रेशन तो लेने ही पड़ेंगे बैंक ऑफिशियल के सामने। ठीक है,
विटनेस बाई रेस्पॉन्सिबल पर्सन हु शुड सर्टिफाई, किसी एक थर्ड पर्सन से वेरीफाई करा। इन प्रैक्टिस बैंक ऑब्टेन 3 फोटोग्राफ लेता है। फोटोग्राफ कहाँ पे? पासबुक में, उसके सिग्नेचर कार्ड में वो लगा के रख लेता है। कैश पेमेंट डिपॉजिट शुड बी मेड इन द प्रेजेंस ऑफ द विटनेस, तो किसी के सामने उसका पेमेंट करना चाहिए, ठीक है। 2008 में जो है विजुअली चैलेंज लोगों के लिए स्पेशल जो इंस्ट्रक्शंस क्या आई हैं देखते हैं। चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैज पास द ऑर्डर डेटेड कितना, इसमें क्या कहा है, उनको सारी फैसिलिटीज जो है देनी है, आपको लॉकर फैसिलिटी वगैरह सब देनी है। और यहाँ तक कि एटीएम के बाहर क्या बनाने हैं आपको, रैंप भी बनाने हैं जहाँ पे वो फिजिकली हैंडीकैप लोग जो हैं वहाँ पर जा पाए, ठीक है। रिस्क ऑफ ऑपरेटिंग यूजिंग सेट फैसिलिटी, और यहाँ पे ब्लाइंड पर्सन को भी एटीएम और नेट बैंकिंग देना है सर? हाँ मिलता है बिल्कुल। ब्लाइंड पर्सन के लिए तो एटीएम के जो कीबोर्ड होते हैं बकायदा, उसमें क्या होता है, वो डॉट 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 डॉट। बने होते हैं, वो डॉट डॉट से पहचान लेते हैं ये 1 है, 2 है, या 3 है, 4 है, ठीक है। नोट भी पहचान लेते हैं वो। अगर हाँ, किसी ने कहा कि अगर कोई बंदा है जिसके दोनों ही हाथ क्या है, लॉस्ट हो गए हैं, तो उनके लिए क्या क्या प्रैक्टिस है, तो उन्होंने बोला हुआ है, उन्होंने कहा फोटोग्राफ ले लेंगे आप, ठीक है। और उस कंडीशन में उसका क्या ले सकते हैं आप, पैर के अंगूठे का निशान ले सकते हैं। अगर इलिटरेट बंदा है और उसके दोनों हाथ कट गए हैं तो ऐसा कर सकते हैं, और ये इनकी प्रेजेंस में लिया जाएगा। अल्टरनेटिव द पर्सन में बी रिक्वेस्टेड टू गिव सुटेबल पावर ऑफ, या तो उससे कहेंगे भैया तुम किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दो जिससे वो तुम्हारे अकाउंट को क्या कर पाएगा, ऑपरेट कर ऑपरेट। पाएगा, ठीक है। और क्या है, और या हम क्या कर सकते हैं, उसके साथ में जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं किसी नियर रिलेटिव का, ठीक है। आईबीए की ओपिनियन है कि कैन नॉट साइन ड्यू टू द लॉस ऑफ बोथ हैंड। अब मान लो दोनों हाथ नहीं है, साइन नहीं कर सकते, तो उसमें क्या बोलना है, देखो एक एक जनरल क्लॉज एक्ट है, उसने सिग्नेचर का मतलब बोला हुआ साइन, साइन भी हो सकता है, मार्क भी हो सकता है। तो आपने देखा होगा जब कोई विड्रॉल फॉर्म में साइन करता है तो कोई ऐसे ऐसे भी कर देता है, तो भी आप क्या करते हैं उसका, पेमेंट दे देते हैं। देते हैं ना। वो एक एक सिंबल उसके पास वो होना चाहिए, ठीक है। या उन्होंने कहा विद एक मार्क भी ले सकते हैं जो कि किसका हो सकता है, उसके अंगूठे के निशान का हो रहा। ये एक क्वेश्चन यहाँ से मिल सकता है आपको, अकाउंट ऑफ पर्दा पर्दा नसीन वुमेन से एक वुमेन। अकाउंट आपको मिल सकता है। तो इसमें क्या है कि इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट, a presumption that undue influence always exists there, बैंक में ऑर्डिनली रिफ्यूज टू, बैंक अक्सर उसको मना करते हैं, बिकॉज उसकी आइडेंटिटी कैन नॉट बी सी ऑब्जर्व द कंप्लीट सर्कुलेशन, ठीक है। यानी कि उसकी आइडेंटिटी क्योंकि देख नहीं पा रहे, तो उसने कहा अब स्पेशल सर्कमस्टांसेस में क्या हुआ कि आप उनका अकाउंट खोलेंगे। बैंक शुड टेक अटमोस्ट केयर, टू रेस्पेक्टेबल पर्सन नोन टू द बैंक ब्रांच शुड invariably assess the signature of the account opening form ऑन विड्रॉल एंड विड्रॉल स्लिप पर, ठीक है। अगर वो चाहे तो जॉइंट अकाउंट खोल सकती है किसके साथ, जॉइंट अकाउंट ऑफ 2 और मोर इलिटरेट, बात आ गई यहाँ पे, ये भी एक बहुत अच्छा केस बनता है कई बार कि अगर दोनों लोग क्या हैं, इलिटरेट है। तब क्या करेंगे। तो उसने कहा ऑल जॉइंट अकाउंट होल्डर शुड बी क्लोज रिलेटिव, अगर दोनों इलिटरेट हैं तो वो कौन होने चाहिए, क्लोज क्लोज रिलेटिव। रिलेटिव होना चाहिए। स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट, अनमेरिड सिस्टर, अच्छा कजिन को इसमें क्या किया गया, मना किया गया है, ठीक है। ऑपरेशन अकाउंट शुड बी अलाउड ऑल अकाउंट होल्डर सर्वाइवर और सर्वाइवर, मतलब सारे लोग साइन करेंगे या किसी की डेथ होने पर बचे हुए लोग करेंगे। चेकबुक फैसिलिटी उनको नहीं दी जाएगी, ठीक है। ये और सिर्फ पर्दा नसी के लिए ओपनिंग है, ऑफ जॉइंट है, ये पर्दा नसी के लिए कुछ कह रहे हैं, है। सर ये कंडीशन जो है सिर्फ पर्दा नसी के लिए है क्या, जो 2 लिटरेट से ज्यादा खोल सकते हैं अकाउंट है? नहीं ये नॉर्मल कंडीशन है, जो 2 लिटरेट है ना, यस 2 लिटरेट वाली कंडीशन जो है बिल्कुल नॉर्मल किसी भी उसके लिए, लिटरेट के लिए, सर। और ठीक है। मोड ऑफ ऑपरेशन ज्वाइंटली है सर?
जो जॉइंट अकाउंट ऑफ टू इलिटरेट कैन बी ओपन द फॉलोइंग, ये मतलब ऐसा नहीं कि ये इसके लिए बात हो रही है, ये एक नॉर्मल केस में बात होती है कि अगर दो इलिटरेट हैं तो कैसा करेंगे। ठीक है, ओके। यहाँ पर हमने बताया कि अगर दोनों इलिटरेट हैं तो उसमें एक लेटर सा लिखा कि भैया इनको हमने क्या कर दिया, उनको वर्नाकुलर लैंग्वेज में बता दिया है, ठीक है, कि जॉइंट अकाउंट खोलने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। नोट टू दिस अकाउंट शुड बी मेड in the relative account opening form signed by a known person besides an officer of the branch। फोटोग्राफ ले लेंगे यहाँ पर। और जॉइंट अकाउंट होल्डर है जब वो आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, रेफरेंस शुड बी मेड इन द रीजनल अथॉरिटी, यानी अगर कोई ऐसा अकाउंट खोल रहे हैं आप जो आपस में संबंधित नहीं है तो आपको रीजनल अथॉरिटी से परमिशन वगैरह क्या करनी है, ले लेनी है। ठीक है। सेविंग बैंक नॉन इंडिविजुअल एंटिटी का, अब देखो कई सारी चीजें, जैसे प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ठीक है, जिसको आपने फाइनेंस किया हुआ उनका कौन सा अकाउंट खोल सकते हैं आप? सेविंग बैंक। सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट। खादी विलेज का, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी का, सोसाइटियों का अकाउंट खोल सकते हैं जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में है, ठीक है, और स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज का के एक्ट में, और यूनियन टेरिटरी या स्टेट यूनियन टेरिटरी के या स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के अंतर्गत अगर कोई सोसाइटी बनी है उनका, स्पेसिफिक स्टेट इनेक्टमेंट क्रिएटिंग लैंड मॉर्गेज बैंक इनका भी, कंपनीज गवर्न बाय द कंपनी एक्ट हैव बीन लाइसेंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 25 होता है। अब देखो कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिसका भी हम सेविंग बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, वो कौन सी कंपनी है, जो कि जिनको क्या किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको लाइसेंस दिया हुआ है, और कौन से सेक्शन में, 5। सेक्शन 25 ऑफ द सेड एक्ट में। ठीक है, under the corresponding provision in the Indian Companies Act, permitted to not to add their name to the word limited or words private limited। यानी ऐसी कंपनियां जो सेक्शन 25 में कही गई हैं और उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे रखा वो, या ऐसी कंपनियां जो अपने नाम के आगे क्या नहीं लगाती हैं, लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाती है, ऐसी कंपनियों के करंट अकाउंट तो सेम अकाउंट खोले जा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सेविंग बैंक खोले जाते हैं, गवर्नमेंट की बॉडीज के, एजेंसी इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रांट सब्सिडी रिलीज, जहाँ पे सब्सिडी आती है उनके, स्कीम स्पॉन्सर्ड सरकार की हो केंद्र सरकार की, उनके भी हम अकाउंट खोल सकते हैं। एक ड्वाक्रा स्कीम होती है, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया, उसका अकाउंट खोल सकते हैं। एसएचजी के सेविंग बैंक अकाउंट खोले जा सकते हैं, फार्मर्स क्लब के चलते हैं, और विकास वॉलंटियर वाहिनी के खोले जाते हैं। As per the latest RBI guideline, the current account for the following category non-individual cannot be opened। ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बॉडीज डिपेंडिंग अपॉन द बजटरी एलोकेशन, तो ये क्या कर सकती हैं, ये इनके लिए देखो यहाँ पे ध्यान रखो किन के लिए बात हो रही है, कि द करंट अकाउंट फॉर द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटिटीज कैन नॉट बी ओपन, इन लोगों का करंट अकाउंट नहीं खोला जाना है। ठीक है, कौन से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बॉडी डिपेंडिंग अपॉन बजटरी एलोकेशन फॉर परफॉर्मिंग देयर फंक्शन, जिनको पैसा किसी बजट के एलोकेशन से आता है उनका करंट अकाउंट नहीं खोलना है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फॉर म्यूनिसिपल कमेटी का, पंचायत समिति का, स्टेट हाउसिंग बोर्ड का, वाटर एंड सीवरेज ड्रेनेज, स्टेट टैक्स बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन, सोसाइटीज, स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये सब चीजें जो है इनका भी क्या है। तो ये वाली बात फिर से देखो क्या बात कर रहे हैं हम, फिर से सुनिएगा जरा, कि एज पर द लेटेस्ट आरबीआई गाइडलाइन द करेंट अकाउंट फॉर द फॉलोइंग कैटेगरी नॉन इंडिविजुअल एंटिटी कैन नॉट बी ओपन, इतने लोगों का करंट अकाउंट खोलने को क्या किया गया है, मना किया गया है। इतने लोगों का करंट अकाउंट खोलने को क्या किया गया है, मना किया गया है। ठीक है, इतने लोगों का करंट अकाउंट खोलने को मना किया गया है। ठीक है, चलो
इंटरेस्ट रेट के डीरेगुलेशन की बात करते हैं तो आपको पता है कि अब जो है 2011 के बाद बैंक इंटरेस्ट रेट डिसाइड खुद कर सकते हैं। ये हमने कल भी पढ़ा था। 1 लाख तक का तो सबके लिए कैसा रेट रहेगा? कॉमन यूनिफॉर्म रहेगा। यूनिफॉर्म। 1 लाख से ऊपर वो कर सकता है, ठीक है, लेकिन किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। अगर किसी ने आज 2 लाख करे हैं 3 लोगों ने, उन तीनों के रेट फिर क्या होंगे? बराबर सेम होंगे। होंगे। सेम टाइम में इन्वेस्टमेंट के रेट बराबर होंगे, ठीक है। और जो आजकल जो इंटरेस्ट रेट की बात आती है, सेविंग बैंक में पेमेंट की बात आती है, तो मंथली एवरेज बैलेंस पे क्या दिया जाता है उसमें? मंथली मोस्टली बैंक मंथली एवरेज बैलेंस को कहते हैं मेंटेन करो कहते हैं, ठीक है। एवरेज एडवांटेज ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस इज एन इमरजेंसी, द कस्टमर कैन विड्रॉ एनी अमाउंट विदाउट इनकरिंग है। तो बेसिकली ये बताना चाह रहा है, पहले कहते थे भैया कभी भी अकाउंट में बैलेंस क्या नहीं होना चाहिए, 1,000 से कम। नीचे नहीं होना चाहिए। अब कहते हैं हो जाए, लेकिन कभी आपका 10,000 है, कभी आपका 3,000 है, कभी आपका 100 रुपये है, कभी आपका 0 है, कभी आपका 1 लाख है। तो इन सबको डे के हिसाब से क्या निकाल लेते हैं? एवरेज डेली बैलेंस निकाल के काम चला लेते हैं। मतलब अगर हम कभी हमारा 0 100 भी हो रहा है, लेकिन अगर हम इस स्टाइल में बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं तो हमें पेनल्टी नहीं मिलेगी, ठीक है। ये एग्जांपल बता रखा भैया उसने, 1 तारीख को 10,000 1,000 जमा करे, कितने दिन रहे? 3 दिन रहे। 4 को उसका बैलेंस इतना था, कितने दिन रहा? 2 दिन रहा, तो ये आ गया। इन सबको जोड़ेंगे और कितने दिन का? 30 दिन से डिवाइड करेंगे तो एवरेज डेली बैलेंस इसका निकल के आ गया, ठीक है। कौन कौन से ट्रांजेक्शन को रेस्ट्रिक्शंस किया गया है? कौन कौन से ट्रांजेक्शन को रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर किया गया है सेविंग बैंक के अकाउंट में, ठीक है। यहाँ पर बात आ रही है देखो, कि बैंक जनरली इम्पोज द लिमिट ऑफ नंबर ऑफ किसमें? विड्रॉल, ठीक है। सेम बैंक में विड्रॉल की वो करते हैं। इफ द नंबर ऑफ विड्रॉल एक्सीड द स्पेसिफाइड नंबर, अ पेनल्टी में बी इम्पोज। द पेनल्टी मे बी इन द फॉर्म ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। सेम बैंक अकाउंटों को ये सारी सर्विसेज देता है, इसमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। टाइम डिपॉजिट की बात आ गई यहाँ पर, ठीक है। टाइम डिपॉजिट में मिनिमम पीरियड कितने दिन का है? 7 days। 7 दिन तक, ठीक है। और अगर डिपॉजिट क्या होता है उसका? फॉर द डिपॉजिट अमाउंट ऑफ कितना लाख है? 15 लाख एंड अबव है, ठीक है। और अगर मिनिमम 15 डेज फॉर द, अगर आपने 15 लाख से कम जमा कर रहे हैं तो कम से कम कितने दिन तक है? 15 दिन कम से कम होनी चाहिए। और 15 लाख या उससे ज्यादा जमा कर रहे हो तो कितनी होनी चाहिए? 7। ऐसा ही होता है आपके बैंक में? बोलो। ये तो 7 दिन मिनिमम है तो। नहीं, ऐसा ही कह रहा है, मिनिमम पीरियड फॉर टर्म डिपॉजिट इज बैंक 7 डेज फॉर द डिपॉजिट ऑफ 15 लाख और अबव के लिए 7 दिन है। 15 से कम में करता तो भी हो तो जाती है 7 दिन की, है? क्यों? मुझे तो लग रहा है कि 1 लाख की भी कराएंगे तो 7 दिन की हो जाएगी। हो जाएगी सर। हम्म, इसको है। 1 लाख के लिए अलाउ नहीं करता था 7 डेज। 1 लाख में नहीं करा था? नहीं सर। इसको कल जाके देख लेना बैंक में ठीक है। ओके। मतलब ये पैराग्राफ तो ये कह रहा है कि 15 लाख से छोटी होगी तो 7 दिन के लिए नहीं हो पाएगी, उसके लिए 15 दिन के लिए करना पड़ेगी। लेकिन 15 लाख से अगर बड़ी एफडी है तो 15 लाख, और 15 लाख से बड़ी है तो 7 दिनों की जा सकती है, ठीक है। मैक्सिमम पीरियड कितना है? 120 मंथ। 120 महीना है, ठीक है। और आजकल क्या है कि किसी भी समय की बनाई जा सकती है, मतलब अब डेट वेट का कोई भी वो नहीं रह गया।
ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन सेम वैसी है, बस केवल ये है कि प्री मेच्योर पेमेंट जब होता है तो उसमें क्या होते हैं, सबको आना जरूरी है जितना ही लोग हैं। सब सबके साइन होते हैं, ठीक है। केस ऑपरेशन पेमेंट इंस्ट्रक्शन, अगर कोई भी पेमेंट इंस्ट्रक्शन की बात लिखनी है या कोई और बदलाव करने हैं, तो उस समय पे सारे लोगों के साइन उसमें जरूरी चाहिए होते हैं। क्वार्टरली इंटरवल पर पेमेंट होता है इसका। माइनर के डिपॉजिट की बात करते हैं तो कैसे खोला सकता है, बाई ए माइनर इन हिज सोल नेम और माइनर अकाउंट ऑपरेटेड बाय द गार्जियन, ऑल टर्म कंडीशन अर्ली। ये क्यों खोलने दिया जाता है माइनर का एफडी, क्योंकि इसमें ट्रांजेक्शन्स नहीं होते हैं, सीधे पेमेंट कब मिलती है, मेजर होने के बाद। मैच्योरिटी पर मिलती है, ठीक है। मैच्योरिटी पेमेंट ऑफ, अभी इसमें कुछ गाइडलाइंस चेंज हुई थी पीछे, कब है, 15 अक्टूबर 2021 में क्या होता है कि उसको रिन्यूअल के लिए कितने दिनों के अंदर आ जाना है, एग्जाम्पल दे रखा है, इसको देख लेते हैं। उसने कहा प्रैक्टिस ऑलवेज एक्सेड टू द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर फॉर प्रीमेच्योर पेमेंट, इन सच केस इंटरेस्ट इज पेड द रेट ऑफ, कौन से रेट से, एफडी जिस समय बनी थी जिस रेट पे, टू द पीरियड फॉर विच डिपॉजिट हैज रिमेन्ड विद द बैंक लेस इतना। पेनल्टी डिफर फ्रॉम बैंक टू बैंक, फॉर एग्जाम्पल एफडी 5 साल के लिए बनी, 8% के लिए बनी, कब बनी, 15 अक्टूबर 2021 में। कस्टमर ने रिक्वेस्ट की प्री मेच्योर पेमेंट की कितने साल बाद करी, 2 साल बाद, तो उसको जो रेट मिलेगा 8 नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, जिस दिन उसने एफडी बनाई थी उस दिन 2 साल का रेट क्या था, ठीक है, उस रेट पर बैंक क्या काट सकता है, पेनल्टी। पेनल्टी काट सकता है, ठीक है। यानी उस समय रेट मान लिया 6% था, बैंक ने कहा कि 0.5% की पेनल्टी लेंगे, तो बैंक कितना पेमेंट करेगा उसे, हाँ। ठीक है, 5, 5.5, ठीक है। बैंक विल एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर इन द मैनर, कैसे करेगा, देखो इसने इसने बोला हुआ देखो कि 2 साल का उस समय जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5, पेनल्टी कितनी लगा रहा है, 1%, एक तो कितना पेमेंट अल्टीमेटली करेगा वो, चार चार परसेंट परसेंट तक, ठीक है। आइदर सर्वाइवल वाली जो एफडीज हैं उसके लिए क्या करते हैं कि ऑन मैच्योरिटी कैन टेक पेमेंट, कौन कौन ले सकता पेमेंट, कोई भी ले सकता है मेच्योरिटी कोई पर। भी ले सकता, ठीक है। इन केस ऑफ प्री मेच्योर के लिए क्या जरूरी है, मैंने बताया था, और सबकी जरूरत है। और अगर वो लोन भी लेता है ना तो लोन में भी सबकी जरूरत होती है, लोन लेने और प्री मेच्योर पेमेंट में सबकी जरूरत होती है, ठीक है। और अगर एफडी का अमाउंट 20,000 या उससे ज्यादा है तो उसका पेमेंट कैसे होगा, अकाउंट में। अकाउंट पेज पे होगा, ठीक है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट मैच्योरिंग ऑन, कई बार क्या होता है सैटरडे संडे या हॉलीडे में होता है, तो हम कौन से दिन को पेमेंट करेंगे उसे, नेक्स्ट वर्किंग डे। उसने बोला हुआ है द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द डिपॉजिट ऑन द सक्सीडिंग वर्किंग डे, ठीक है। और इसमें इंटरेस्ट देंगे उसे या नहीं देंगे, देंगे। बैंक शुड पे इंटरेस्ट ऑन द इंटरवेनिंग सैटरडे, जो बीच में जितने दिन का गैप आएगा उस मेच्योरिटी वैल्यू पर उतने दिन का, 5 दिन 7 दिन 2 दिन जो भी आता है, तो उसका पेमेंट हमें करना पड़ेगा। और टीडीएस कटने की बात आती है यहाँ पे, टीडीएस काटेंगे, काटेंगे कटेगा, सर जब इंटरेस्ट कब, 40,000 से ज्यादा। अगर उसका क्या चीज, टोटल इंटरेस्ट पेड या क्रेडिटेड कितना हो रहा हो, 50,000 से ज्यादा ऑफ 50,000 सीनियर तो सिटीजन, स्टूडेंट और 40,000 कितना है, ये रूल बदल तो नहीं गया, यही है ना। है। 40 से वो लिखा है ना, बिलो 60 है, 40,000। हाँ, बिलो 60 जो है वो 40,000 से का ज्यादा का इंटरेस्ट है, और उससे ऊपर क्या है सीनियर सिटीजन लेता है, ठीक है। टीडीएस कितना 50 कटता है, 10% है, अगर पेन नंबर नहीं होगा तो 20%। 20%। एनआरआई का टीडीएस कितना कटता है, एनआरओ अकाउंट में है,
करता है। एनआरओ अकाउंट में टीडीएस जो है 30% कटता है एनआरओ में। एनआरआई की बात नहीं कर रहा मैं, एनआरओ में। हमने कहा एफडी fully taxable in the hand of the investor, adjusted to filing condition. This is applicable to both interest paid or interest payable or reinvested. So a person in the highest tax bracket, अगर वो पहले से ही 30% ब्रैकेट पे आ रहा है, तो जो भी उसके इनकम एफडी की इंटरेस्ट हो रहा है, तो उस पर कितना रेट लगेगा टैक्स का? 30%। लेकिन उसका टीडीएस कटा कितना है? 10%। 10%। तो बाकी 20% उसे एडिशनल क्या करना पड़ेगा? इनकम से रिटर्न के समय में करना ये पड़ेगा। करना। ठीक है। इसके अगेंस्ट में क्या ले सकता है वो? 80 to 90% एडवांस ले लोन सकता है, और उसमें हायर रेट देना पड़ता है। एक से कितना परसेंट? 2%। तो 2%। अधिकतर बैंकों ने 1% है, या कहीं पे 0.5 भी है। नहीं सर, 1%। 1% से कम नहीं है ना। मतलब अगर 3% की एफडी बना रखी है उसने, तो कितना चार्ज करेंगे हम? 4%। 4। मार्जिन इतना रखना है कि उसकी मेच्योरिटी कभी भी लोन अमाउंट से क्या ना हो पाए, एक्सीड ना। ज्यादा नहीं। हाँ। बैंक डू नॉट इनकरेज एडवांस अगेंस्ट द थर्ड पार्टी डिपॉजिट। यानी कि ए ने क्या बनाई? बैंक में एक एफडी बनाई। लोन लेने कौन आ गया? बी। और बी ने क्या करी? ए की एफडी पे क्या लगवा दिया बैंक से? लियन। कैसा लोन हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है, लेकिन ये कह रहा है डू नॉट एनकरेज, कहता है। आमतौर पर वो कहते हैं टहला दिया तो फिर उसमें ए का भी साइन लगेगा ना सर एप्लीकेशन पे? है। फिर ए का भी साइन लगेगा लोन एप्लीकेशन पे? हाँ, साइन लेगा, गारंटर का लेगा साइन, बिल्कुल। तो उसमें एफडी के पीछे जो टिकट लग के डिस्चार्ज होता है, तो 1 रुपए का टिकट लगेगा, वो गारंटर ही, वो एफडी होल्डर ही साइन करेगा उसको। बैंक ग्रांट इन स्पेशल केस टू द वैल्यूएबल क्लाइंट एडवांस अगेंस्ट द फिक्स शॉर्ट डिपॉजिट रिसीट स्टैंडिंग इन द नेम ऑफ माइनर के अगेंस्ट में भी कर सकता है, इंक्लूडिंग माइनर वार्ड ऑफ स्टाफ मेंबर जॉइंटली विद द गार्जियन वाइल कंसीडरिंग सच एडवांस। तो उसने कहा कि इमरजेंसी में वो माइनर के को भी लोन दे सकता है, जो कि स्टाफ मेंबर के साथ है या किसी गार्जियन के साथ है। एडवांस अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट स्टैंडिंग सोलली इन द नेम ऑफ माइनर शुड नॉट बी कंसीडर। यानी अगर वो, अभी हमने ऊपर देखा था ना कि एफडी जो है हम किसके नाम बना सकते हैं? सोलली माइनर। के नाम बना सकते हैं, लेकिन जो लोन है उसमें सोलली वाले के नाम नहीं दिया जाएगा। ठीक है। In case of advance against recurring deposit, the facility to be allowed only after the account has been existence for at least 2 years. और डिक्लेरेशन एज पर द बैंक अप्रूव फॉर्मेट, तो सब जो बैंक का फॉर्मेट है उसमें हमें ले लेना चाहिए। ठीक है। हाँ, अब ये क्या, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, दूसरे बैंक के एफडी के अगेंस्ट लोन नहीं करना। रिन्यूअल वाले में जो रूल्स आए हैं, क्या आए हैं रूल्स? अगर वो अब कस्टमर से चॉइस पूछा जाता है सर, आप कंटिन्यू अब करना तो चाहते ऑटोमेटिक हम्म, रिन्यूअल होते हैं, या तो फिर हाँ, अकाउंट में, या तो ऑटो रिन्यूअल होंगे, या या तो क्लोज मैच्योरिटी पर क्या हो जाएगा? हो हैं जाएगा। ऑटोमेटिक। क्रेडिट हो जाएगा। दो ऑप्शन पूछ जाएंगे। लेकिन जो पुरानी बनी हुई है उनके लिए क्या रूल है भी चलना? मान लिया किसी ने 2015 में बनाई थी, मान लिया, और 10 साल की बनाई थी, और उस समय ये इंस्ट्रक्शन नहीं थे, और वो वो भी आना भूल जाए, तो क्या होगा? रिन्यूअल 1 साल का। वो सेम रिन्यूअल हो जाता है सर। देखो, नहीं, ऑटोमेटिक रिन्यूअल नहीं होगा उसमें। उसमें क्या है कि वो आया, मान लिया 60 दिन बाद आया। कितने दिन बाद आया? ठीक है। 60 डेज बाद आया। तो आप उसे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्या देंगे या क्या नहीं देंगे? तो इसमें रूल्स आए कब? जुलाई 2021 में। क्या बोला उसने? उन्होंने कहा रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन अमाउंट लेफ्ट अनक्लेम्ड विद द बैंक आफ्टर टर्म डिपॉजिट फिक्स पीरियड। क्या होगा यहाँ पे? न्यू रूल, इफ ए फिक्स डिपॉजिट इज मैच्योर्ड बट प्रोसीड्स आर नॉट रिन्यूड एंड रिमेन अनपेड अनक्लेम्ड विद द बैंक,
then amount with not claim will attract a rate of interest as applicable to the कौन सा सेविंग सेविंग कहूँगा अकाउंट का, ठीक है। इसमें पता नहीं वो क्लॉज लिखा नहीं है, जैसे मेरे को जानकारी थी कि अगर वो 14 दिनों के अंदर आ गया तो आप उसको रिन्यू कर सकते हैं कौन सी डेट से, बैक डेट से। मैच्योरिटी डेट बैक डेट से। अगर वो 14 दिनों के बाद आता है तो उसको ये वाला क्लॉज काम करेगा। उसकी रिन्यूअल करेंगे तो कौन सी डेट से करेंगे, जिस दिन वो आया। आएगा, और पीछे का उसका सिंपल इंटरेस्ट का रेट आप सेविंग बैंक का उसको दे देंगे। लेकिन 14 दिनों के अंदर आ गया तो हम उसे बैक डेट वाला प्रोविजन कर सकते हैं, ठीक है। ये दो फॉर्म है जिससे हम टीडीएस ना काटें, नॉट टू डिडक्ट टीडीएस, ठीक है। एक सीनियर सिटीजन के लिए है, तो उसने बोला हुआ है 15H। इसको याद करने का तरीका ये है कि जी आता है पहले, तो जी बिलो सीनियर है, ठीक है, और एच आता है बाद में। तो एच फॉर द हु इज द एज ऑफ कितना 60 ईयर्स, ठीक है। 60 ईयर्स जिसकी एज है, एज ऑफ 60 ईयर्स है या उससे ज्यादा है, तो उसके लिए एच है, और बाकी के लिए क्या है, एच है, ठीक है। 15G। और इसमें एक और क्लॉज है यहाँ पर कि जो लोग ओवर 60 हैं लेकिन कितने साल तक हैं, 80। 80 ईयर तक, तो उनके लिए कितने तक टीडीएस नहीं काटना है आपको। आएगा। देखो ऐसा है ना कि 3 कैटेगरी है इसमें। अच्छा ये तो टैक्स के स्लैब है, सॉरी ये किसके स्लैब है, टैक्स। टैक्स के स्लैब है। एट प्रेजेंट डू हो लेस देन 60 ईयर, उनको 2.5 लाख तक का कोई टैक्स नहीं है। जो 60 से 80 है उनको कितने लाख तक का टैक्स नहीं है, 3 लाख। 3 लाख तक का टैक्स नहीं है। और जो सुपर सीनियर सिटीजन कैटेगरी है उसको कितने तक, 5 लाख तक। सुपर सीनियर 80 से ऊपर है सर। हाँ 80 से ऊपर है, ये लिखा हुआ है ना, पर्सन 80 ईयर एंड अबव को सुपर सीनियर बोला हुआ तो ढाई ढाई, अच्छा 2.5 नॉर्मल के लिए है, उसके बाद है। 3 ढाई, 3 और 5, ढाई 3। ये तुम्हारा एक चैप्टर भी है इसमें, रिटेल वाले में भी है, आपके अकाउंट वाले में भी है, जिसमें टैक्स के बारे में सब कुछ है ना, ठीक। और जो भी आप टीडीएस काटेंगे वो अगली महीने की 7 तक आपको क्या कर देना है, रेमिटेंस। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कर देना है, ठीक है। 2 in 1 अकाउंट क्या होता है, जहां पर सेविंग बैंक के साथ कौन से फीचर होते हैं, एफडी। एफडी में। इसमें 2 वर्ड यूज करते हैं, लीफो फीफो, लीफो फीफो। तो लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, और फीफो का मतलब क्या होता है, जैसे मान लिया फर्स्ट 1 2 फर्स्ट 3 फर्स्ट 4 इन 5 फर्स्ट है। आउट। तो फर्स्ट इन। लीफो में क्या होगा कि ये वाला सबसे पहले पेड होगा, और फीफो में क्या होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट फर्स्ट इन आउट, फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले वो सबसे पहले ही वह बाहर जाएगा। ऑटो स्वीप फैसिलिटी में बेसिकली आपको बैंक को क्या बताना होता है कि मेरे अकाउंट में अगर इससे ज्यादा पैसा हो जाए तो आप क्या बना दो, एफडी बना दो, कितने समय की बना दो, कितने अमाउंट की, 2-3 फॉर्म मतलब इंफॉर्मेशन उसमें भरनी पड़ती है। अब देखो यहाँ पर क्या है, एफडीआर बुक इन द मल्टीपल ऑफ 1000, एनी अदर अमाउंट स्लिपेड बाय रेस्पेक्टिव बैंक फॉर ए मैक्सिमम बेनिफिट और इंटरेस्ट, जिससे उसे ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल पाए। एफडीआर ब्रोकन ऑन लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो के उसमें होता है, ठीक है। आरडी के बारे में आती बात, बाय ए माइनर ऑफ एज 10 above terms laid down the bank account can also be opened in the name of minor with the, तो ये कह रहा है कि जो 10 साल उससे बड़े हैं वो खोले जाएंगे, लेकिन किसके साथ खोले जाएंगे, उनके गार्जियन के साथ खोले जाएंगे, यानी इंडिपेंडेंट नहीं खोले जाएंगे, ठीक है। सर ऑपरेशनल एस्पेक्ट है तो आपको जो भी केवाईसी एएमएल सीएफटी जो है, वो जो भी गाइडलाइंस है वो फॉलो पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर मान लिया उसका कुछ वो हो जाता है, डिफॉल्ट होता है, कुछ किस्तें नहीं देता है, तो क्या देना पड़ता है,
मान लिया 3 महीने से नहीं दी किस्त, आज आके दे रहा है, तो हम ले लेंगे तीनों किस्तें, लेकिन पीछे के टाइम का इंटरेस्ट उसी से हम क्या कराएंगे, जमा जमा करवाएं। कराएंगे, जिससे उसको नॉर्मल जो मैच्योरिटी अमाउंट है उसे टाइम पर मिल जाए। ठीक है। चूज टू पे द अमाउंट ऑफ पेनल इनटू द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ही विल गेट फुल अमाउंट। ठीक है। और नहीं तो क्या होगा, उतना पैसा क्या हो जाएगा, कम जाएगा मुझे। कम मिलेगा। ठीक है। पेनल्टी टू बी levied on the delayed instrument may be set off against the payment of equal number of advance installment। अभी यहाँ पे एक बात और है कि जितनी उसने क्या करी हो, कई बार उसने क्या जमा कर दिया, मान लिया, बोलो। देखो एक केस तो ऐसा है कि उसने एक एक हजार पर मंथ जमा किया, ये तो बिल्कुल इन ऑल रेस्पेक्ट ओके का केस हो गया। दूसरा केस ऐसा है कि उसने पहली वाली तो टाइम से जमा करी, लेकिन ये ना करके सीधे कितनी जमा करी, 2,000। तीसरा केस ऐसा है, पहली वाली जमा करी और पहली वाली के बाद दूसरे महीने में ही कितनी जमा कर दी उसने, 2,000 कर दी, यहाँ नहीं करी। तो इस वाले केस को बता रहे हैं कि अगर उसने एडवांस पेमेंट करा है तो इसका फायदा उसको अगली वाली लेट किस्तों में क्या करके दिया जा सकता है, सेटअप सेटअप, यानी एडवांस का फायदा डिले के साथ एडजस्ट किया जा सकता है। अनक्लेम्ड डिपॉजिट के साथ रूल्स आ गए हैं कि 10 साल से ऊपर वाले डिपॉजिट को अनक्लेम्ड करेंगे, और ये पैसा आरबीआई के कहाँ जमा हो जाता है, डीफ Yes. अकाउंट में, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में जमा हो जाता है। जब भी वो कभी लेने आएगा तो लेने आते समय में उसको क्या करा जाएगा, इन केस ऑफ द अकाउंट बिलोंग टू दिस इज अकाउंट वेयर द नॉमिनी लीगल हायर डज डू नॉट कम फॉरवर्ड टू मेक क्लेम, टू हेल्प द डिपॉजिटर नॉमिनी लीगल हायर दिस इज डिपॉजिटर आइडेंटिटी क्लेम द डिपॉजिट, बैंक आर ऑलरेडी होस्ट इन द लिस्ट ऑफ अनक्लेम डिपॉजिट। और बैंक हमेशा ऐसे लोगों की अनक्लेम डिपॉजिट की लिस्ट अपनी वेबसाइट पर भी करेगा। ठीक है। पैनल इंटरेस्ट की बात आती है यहाँ पे कि अगर डिले पेमेंट किया हुआ कोई भी इंस्टॉलमेंट का, तो पेनल्टी चार्ज करता है कितना, 2 रुपीज प्लस सर्विस टैक्स फॉर कितने रुपए के लिए, 100 रुपीज। 100 रुपी पर 100 रुपी में 2 रुपए प्लस सर्विस टैक्स या जीएसटी चार्ज करता है इसमें। ठीक है। नॉमिनेशन फैसिलिटी इन सब में मिलती है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। कौन से सेक्शन में हमें नॉमिनेशन के बारे में बताया गया, 45Z A से लेकर के 45Z F. F तक। तो अभी हमने एक पीछे किसी क्लास में बताया था, 45Z A, फिर क्या है ZB, फिर क्या है ZC, ZD, डी ZE और ये ZF। ये किसके लिए है, बैंकों के डिपॉजिट डिपॉजिट के लिए। ये किसके लिए है, सेफ कस्टडी कस्टडी के लिए। और ये किसके लिए है, सेफ डिपॉजिट लॉकर के लिए, लॉकर के लिए। लॉकर और ये वाले जो अगले वाले हैं वो सारे किसके लिए हैं, नॉमिनेशन के कैंसिलेशन के लिए। कैंसिलेशन के लिए। ठीक है। एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें से ना, सर माइनर बैंकों नॉमिनी के कर सकता है क्या? माइनर क्या, माइनर नॉमिनी कर सकता है 10 ईयर से एबव एंड 18 ईयर से जो बिलो अकाउंट खुलता है उसमें माइनर नॉमिनेशन कर सकता है। नहीं, माइनर के नॉमिनेशन के लिए मना किया है, उसके वो फिर बिहाफ में लीगल उनके हायर गार्जियन सिस्टम से चाहिए। जाएंगे लोग। माइनर जो है किसी को नॉमिनी अपॉइंट नहीं कर सकता, क्योंकि वो उनके कांटेक्ट बिहाफ करने के लिए एलिजिबल नहीं है। देखो ये देखो, नॉमिनेशन इसमें देखो पिंक पॉइंट आएगा, क्या पता अभी। एक सेविंग अकाउंट में कितने नॉमिनी हो सकते हैं सर? देखो बैंकों वाले जितने अकाउंट है, हर अकाउंट में केवल एक आदमी को नॉमिनी बना सकते हैं, लेकिन जितनी गवर्नमेंट की स्कीम है, जितनी गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं, नॉमिनी हो सकते हैं। मैक्सिमम कुछ नंबर है सर उसका? कोई इसका लिमिट नहीं है। नॉमिनेशन कैन बी ऑल्सो मेड इन द फेवर, अच्छा नॉमिनी खुद, सर माइनर खुद ब्लाइंड पर्सन नॉमिनी, को एटीएम कार्ड इशू कर सकते हैं? किसको, नहीं
10 साल से ऊपर वाले को हेलो, कर सकते हैं बिल्कुल। ये इंटरनेट थंब बैंकिंग भी इम्प्रेशन दे वाले सकते को, हैं, इंटरनेट बैंकिंग भी थंब दे सकते हैं। इम्प्रेशन, थंब जो थंब इम्प्रेशन वाले को लगाते हैं। एटीएम, हाँ, हाँ एटीएम इशू कर सकते हैं, चेकबुक इशू नहीं कर सकते। कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि एटीएम का ओके, ऑपरेशन ठीक है। के लिए आजकल आपने देखा हो कि इलिटरेट पर्सन को मोबाइल भी चलाते हैं ना, मतलब 1 2 3 4 दबाना जानते हैं, 100 200 समझते हैं ना। ठीक है, माइनर को भी क्या बनाया जा सकता है, नॉमिनी बनाया जा सकता है। लेकिन जब भी आप माइनर को नॉमिनी बनाओगे तो उसके साथ एक बंदे को और उसका नाम दोगे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, विटनेस। अपॉइंटी, क्या बोलते हैं उसे, अपॉइंटी। पॉइंट। मतलब माइनर को जब भी हम आपने अपने बेटे को नॉमिनेट किया हुआ है तो उसके साथ में फिर एक और नाम देना पड़ेगा, जिसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, माइनर का अपॉइंटी। यानी 18 साल तक उस माइनर के बिहाफ पे जो भी क्लेम करेगा वो कौन करेगा, अपॉइंटी करेगा। ठीक है, और अगर आपने ये 45 ZA से ZF तक कोई भी आपने अगर नॉमिनेशन कर रखा है, ठीक है, तो उसके जो क्लेम्स के बारे में क्या गाइडलाइंस है उसमें देख लेते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है आपका, the payment of the balance in the deposit account to the survivor nominee of deceased deposit account holder represent a valid discharge of the, यानी अगर उसने बैंक ने सर्वाइवर को या नॉमिनी को पेमेंट कर दिया किसी मृतक खाते में, तो बैंक की ड्यूटी यहाँ पर क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। लेकिन बैंक को क्या एक्सरसाइज करनी है इस मामले में, ड्यू केयर वो करनी है। देयर इज नो ऑर्डर फ्रॉम द कॉम्पिटेंट कोर्ट रिस्ट्रेनिंग द बैंक फ्रॉम द मेक द पेमेंट। हाँ ये वाला ध्यान रखना, क्या ना कि देयर इज नो ऑर्डर फ्रॉम द कॉम्पिटेंट कोर्ट रिस्ट्रेनिंग, मतलब कोर्ट का कोई आदेश नहीं आना चाहिए। आदेश से पहले अगर आपने पेमेंट कर दिया तो आप बच गए। किसी अकाउंट में सर्वाइवर या नॉमिनी नहीं है तो उसको कैसे पेमेंट करेंगे आप, प्रॉपर इसका क्या सिस्टम होगा, एक जो विदाउट डिसीज नॉमिनी। क्लेम होता है उसके थ्रू हम इसका पेमेंट करेंगे। उसने कहा है कि एक अमाउंट तक का क्लेम विदाउट सेटल किया जा सकता है विदाउट इंसिस्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंटेशन अदर देन लेटर ऑफ, मतलब केवल आप उससे क्या ले लेंगे, लेटर ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी ले लेंगे कि भैया अगर कल को कोई जेन्युइन क्लेम वाला आता है तो आप इसका पैसा वापस कर दोगे, ऐसा ले लेंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ द नेम ऑफ द डिसीज डिपॉजिटर, इसको देख लो जरा यहाँ पे। उन्होंने कहा बैंक्स ओब्टेन अपॉइंटमेंट एग्रीमेंट authorization from survivor nominee with regard to the treatment of the pipeline inflow of the name of deceased account holder, मतलब जो पैसा उसका आने वाला है, ठीक है, the bank could be authorized by survivor nominee of a deceased account holder to open an account style, और वो अकाउंट किस नाम से चलाया जाएगा, एस्टेट ऑफ श्री राम प्रसाद डिसीज, मतलब उस अकाउंट में अभी कुछ पैसा क्या है, आना है, तो वो इस नाम से चलेगा। ऑल द पाइपलाइन फ्लो, आने वाले सारे पैसे इन द नेम ऑफ डिसीज अकाउंट होगा कुड बी अलाउड टू क्रेडिटेड, तो लेकिन उसमें कोई भी क्या नहीं किया जाएगा, विड्रॉल नहीं किया जाएगा। विड्रॉल। अब विड्रॉल के लिए क्या बात है, बैंक कुड अथोराइज बाय द सर्वाइवर नॉमिनी टू रिटर्न द पाइपलाइन फ्लो ऑफ द रेमिटर ऑफ द रिमार्क अकाउंट होल्डर डिसीज एंड टू intimate the survivor nominee accordingly. The survivor nominee could then approach to the remitter to effect the payment of negotiable instrument through ECS transfer in the name of everyone। मतलब कहने का मतलब ये है कि जहां से भी पैसा आएगा तो वो क्या करेगा, किस हिसाब से देगा, पैसा देगा अकाउंट होल्डर डिसीज के नाम से
बैंक कुड बी ऑथराइज्ड बाय सर्वाइवर और नॉमिनी टू रिटर्न द पाइपलाइन फ्लो टू द रेमिटर विद द रिमार्क अकाउंट होल्डर, यानी कि जो जो अकाउंट होल्डर के बचे हुए लोग हैं, अकाउंट के बचे हुए लोग कौन कौन होते हैं? अकाउंट के बचे लोग दो लोग होते हैं। कौन कौन होते हैं? सर्वाइवर सर्वाइवर और नॉमिनी। या नॉमिनी। वो बैंक को ऑथराइज करते हैं कि अब जो पैसा है उसे आप किस नाम से लौटा दो, अकाउंट होल्डर डिसीज। और जब लौटाओ तो हमको क्या कर दो? इंटीमेट कर दो। ठीक है, जिससे कि हम लोग क्या कर पाए? अप्रोच कर पाए जहां से पैसा आया हुआ है, निगेट टू इफेक्ट पेमेंट थ्रू ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और ईसीएस ट्रांसफर इन द नेम ऑफ द एप्रोप्रिएट बैंक, यानी कि नया बंदा जो है उसके नाम पे पैसा हम ले पाए। ठीक है, यहाँ देखो एक बात, ये इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा पीरियड नॉट एक्सीडिंग कितने डेज, 15 days। मतलब 15 दिनों के अंदर आपको क्या कर देना है? पैसा रिलीज कर देना है। किस केस में? मामले में जहां पे सर्वाइवर और कौन हो? नॉमिनी हो। और जहां पे सर्वाइवर या नॉमिनी नहीं होगा वहां पे क्या करेंगे आप? वहां जो पूरा प्रोसीजर है ना डिसीज क्लेम वाला, उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपको काम करना है। उसके लिए बैंकों ने अपनी गाइडलाइन बना रखी है सब। ठीक है, डिसीज एक्सेस टू द सेफ डिपॉजिट लॉकर या सेफ कस्टडी। तो डिपॉजिट के अलावा अगर इनके लोगों को इस लॉकर वगैरह में एक्सेस देनी है तो क्या ना, फॉर डीलिंग विद द रिक्वेस्ट फ्रॉम द नॉमिनीज of the deceased locker hire, depositor of the safe custody article, where such a nomination had been made, or by the survivors of the deceased. तो उसके लिए क्या करेंगे हम? The banker are advised to adopt generally foregoing approach, mutatis mutandis, as indicated in the deposit. तो उसने कहा जैसा हम डिपॉजिट अकाउंट के लिए काम करते हैं उसी तरह हमें क्या करना है? उस पर काम करना है। To adopt the generally the foregoing approach, mutate mutandis as indicated in the deposit. जैसे डिपॉजिट अकाउंट का प्रोसीजर करते हैं उसी तरह आप उसका काम भी कर सकते हैं। जैसे नॉमिनी का केस है तो लॉकर के केस में क्या कर देंगे? नॉमिनी को क्या कर दे देंगे आप? एक्सेस दे देंगे कि भैया आओ और अपना सामान क्या करो? निकाल लो। अगर वो लॉकर कैसा है, इस पे केस स्टडी आ सकती है आपके यहाँ। लॉकर कैसा है? जॉइंटली है। तो उसमें क्या करेंगे? लॉकर हायर नॉमिनी पर्सन्स के साथ और जो दूसरा वाला बचा हुआ है वो दोनों साइन करेंगे। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एनी ऑफ लॉकर होल्डर द बैंक गिव एक्सेस टू लॉकर एंड द लिबर्टी टू रिमूव द कंटेंट जॉइंटली और सर्वाइवर एंड द नॉमिनी। यानी कि मान लिया ए और बी लोग हैं, ए और बी ने क्या है लॉकर लिया था, ए की डेथ हो जाती है तो ए का कौन? नॉमिनी और बी मिलके उस लॉकर को क्या करेंगे? ऑपरेट करके उसका सामान क्या करेंगे? निकाल लेंगे और निकाल के ले जाएंगे बाहर, लड़ाई करें झगड़ा करें, बैंक को इस बात से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आइदर सर्वाइवर, एनीवन सर्वाइवर और फॉर्मर सर्वाइवर एक्सेस टू द सेफ डिपॉजिट लॉकर, रिटर्न ऑफ द सेफ कस्टडी आर्टिकल। अगर कहीं पे नॉमिनी सर्वाइवर नहीं है तो क्या करेंगे आप? ने कहा बैंक अडॉप्ट कस्टमर फ्रेंडली पॉलिसी इन कंसल्टेशन विद द लीगल एडवाइजर। सिमिलर प्रोसीजर जैसा कि हम लोग प्रोसीजर इज फॉलोड फॉर द आर्टिकल्स अंडर द सेफ कस्टडी ऑफ द बैंक, वही सेम करेंगे। और बैंक आर नॉट रिक्वायर्ड टू ओपन सील्ड क्लोज पैकेट लेफ्ट विद द सेफ कस्टडी और फाउंड लॉकर नॉमिनी। यानी बैंक क्या करेगा? वो उसी तरह सामान वापस करेगा जैसा उसमें रखा गया था। क्या लिखा हुआ? बैंक आर नॉट रिक्वायर्ड टू, क्या लिखा हुआ? ओपन नहीं करना है, जैसा सामान रखा था एज सच आप उसे वापस कर दोगे। इन केस ऑफ द नॉमिनी लीगल हायर विश टू कंटिन्यू द लॉकर, बैंक में एंटर इनटू, और बैंक क्या करेगा? एक फ्रेश उन दोनों के नाम का
कॉन्टैक्ट बना के उसको कंटिन्यू रख सकता है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन बताओ पहला वाला। banks pay interest on the balance of saving account with no interest being paid in the current account. However, the requirement minimum balance is to get a bank current account is more as compared to saving account. This is so because उन्होंने कहा करंट अकाउंट और उसके सब एक जैसे ही कुछ वो है, ऐसा क्यों है? The transaction cost in the current account is more than the saving bank due to the provision unlimited number of transaction यही the होगा current by bank. ठीक है, दूसरा क्या है? ये तो ठीक है। Not preferred by the bank because highly volatile. ना, ये तो नहीं है। It is the discretion of the bank whether to pay interest और ये नहीं है। करंट अकाउंट में पेमेंट कर सकता है क्या? No. नहीं कर सकता। नहीं, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल बैंक पॉलिसी, तो ये भी नहीं हो सकता दोनों। तो क्या है पहले का आंसर, क्या है इसमें? ये यही होगा होगा। सर। ठीक है, ठीक है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स रूल क्या है? कैश पेमेंट कब तक कर सकते हैं हम? 20,000 से नीचे लेस देन है, अप टू है? अप टू लेस देन होगा लेस सर। देन है, लेस देन है, क्योंकि 20 से ऊपर तो चेक बनाना पड़ता है ना। 20 ठीक है, तक 20 और 20 से ऊपर। ठीक है। 2 in 1 अकाउंट में कौन सी वो फॉलो करता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे आखिरी में, यानी कि जो कल एफडी बनी है उसको सबसे पहले क्या किया जाएगा? पे किया जाएगा। सर रेट ऑफ लास्ट इन इंटरेस्ट फर्स्ट आउट सर, वो होगा ना लास्ट इन सॉरी, फर्स्ट हाँ, आउट। लीलो नहीं, सॉरी, ये वाला होगा। लास्ट इन फर्स्ट लास्ट आउट इन फर्स्ट लिफो आउट, होगा सर। लीफो होगा। ठीक। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द केस ऑफ रिकवरिंग डिपॉजिट पर्टिकुलर पीरियड क्या होते हैं? बिल्कुल सेम सेम होगा। एफडी की सेम तरह है। इसके रेट होते हैं। ठीक है, चलो, तो ये जो है हमने ये वाला टॉपिक हमने जो है यहाँ पर क्या करा है, कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और कल सुबह हम इसका जो एसेट वाला टॉपिक है उसको कवर करा देंगे। ठीक है, ये चलो। फाइनेंशियल इंक्लूजन का कोई सेक्शन चलेगा सर? फाइनेंशियल इंक्लूजन सर फिजिकल बैंकिंग में क्या? फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या कह रहे हैं? तो उसका चैप्टर पीपीपी में है? एफआई का चैप्टर वो उसमें है, इंडियन इकोनॉमी वाले में है फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला ना। हाँ सर। फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला है। अभी तो उसकी क्लास कुछ, अभी मैं दिखाता हूँ, एक मिनट रुको जरा। फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक चैप्टर जो है हमारा इधर है, किसमें है चैप्टर वो? पीपीपी में है, किसमें है चैप्टर वो? पहले तो कौन पीपीपी सा बी में होगा कौन सा चैप्टर? फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला। फाइनेंशियल इंक्लूजन। वो 50 भी नहीं होना। कहीं है तो सही वो चैप्टर, शायद पीपीपी में है मेरे ख्याल से वो। इसमें है सर, पीपीबी में, मॉड्यूल ए में। नहीं, पता नहीं कहीं मॉड्यूल ए में है ध्यान नहीं सर। आ रहा मेरे। चलो ठीक है, सुबह मिलते हैं। मॉड्यूल ए में 16 नंबर चैप्टर है।